हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासा के हबल टेलीस्कोप ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक त्रिभुजाकार क्लस्टर की खोज की है। नासा ने जिस क्लस्टर की फ़ोटो खींची है वह कॉन्स्टिलेशन सैगिटेरियस में स्थित है। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराइयों का अध्ययन कर रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो नासा के हबल टेलीस्कोप ने हाल ही में अंतरिक्ष में गोलाकार क्लस्टर की खोज की है, ना कि त्रिभुजाकार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोलाकार। एक ये गलती है, बाकी दोनों कथन सही है, इसीलिए यहाँ केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण से आपस में कसकर बंधे हुए तारों के गोलाकार क्लस्टर की खोज के बारे में देखेंगे। नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में गोलाकार क्लस्टर की तस्वीर भेजी है। यह क्लस्टर हर तरफ से सितारों से भरा है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो असंख्य तारों का खजाना मिल गया है। तारों का खजाना तारों के खजाना का जो है नासा ने तस्वीर साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है, क्या गुरुत्वाकर्षण ही वह चीज़ है जो आपको एक साथ रखता है? नासा ने जिस क्लस्टर की फ़ोटो खींची है वह कॉन्स्टलेशन सैगिटेरियस में स्थित है। वहीं नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराइयों का अध्ययन कर रहा है। आगे देखते हैं। और ये माना जा रहा है कि जेम्स वेब इन सितारों का गहराई से अध्ययन करेगा ताकि वैज्ञानिक ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझ सके। तस्वीर में दिख रहे सितारों की संख्या हजारों में है, इनका आकार और तापमान भी अलग अलग है। इस खोज का श्रेय हबल टेलीस्कोप को दिया जा सकता है, जो पिछले 30 वर्षों से अंतरिक्ष में तैनात है और अभी भी इसकी दूरबीन काम कर रही है। सॉरी, हमने इस क्वेश्चन में तारा का जो फोटो है वो नहीं ऐड किया है, उसके अनुसार डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं कि समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर की गहराई के रहस्य को जानने के लिए अगले वर्षों में भारत एक मानव को 6000 मीटर से अधिक की गहराई में समुद्र में भेजेगा। दूसरा है, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम मत्स्य रखा गया है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे ये इससे रिलेटेड तीनों कथन सही है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी तीन। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत का समुद्रयान, कह रहा है गगनयान की तरह अब भारतीय वैज्ञानिक समुद्रयान मिशन पर काम कर रहे हैं। सागर की गहराई के रहस्यों को जानने के लिए अगले 2 वर्षों में भारत एक मानव को 6000 मीटर से अधिक की गहराई में समुद्र में भेजेगा। भारत का समुद्र विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बड़ी मात्रा में दुर्लभ धातु, खनिज एवं अन्य संपदा विद्वान हैं। इसमें अपार संसाधन, अनछुए सागरीय क्षेत्र और संभावनाएं हैं। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। 455 तरह तरह के जटिल यंत्रों से सुसज्जित भारत का समुद्रयान इस मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम मत्स्य रखा गया है। केंद्र ने 5 वर्ष के लिए 4077 करोड़ के कुल बजट में गहन सागर मिशन को स्वीकृति दी थी। 3 वर्षों के लिए पहले चरण की अनुमति लागत 2.8234 करोड़ है। कर इस मिशन में सागर की गहराई में 6000 मीटर नीचे खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र के जल स्तर के बढ़ने सहित गहरे समुद्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत शोध कार्यों में हिंद महासागर के मध्य में उभरे हिस्से का मानचित्र तैयार करना है, खनिजों की तलाश तथा समुद्री जीव विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाना शामिल है। इस मिशन को शुरू करने के साथ भारत भी अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के साथ उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिसके पास गहरे समुद्र करने की क्षमता है। आगे देखते हैं।
हाल ही में दिल को बीमार करने वाले जीन की पहचान की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है, यह खोज एशिया और यूरोप के संयुक्त शोध दल के द्वारा की गई है। कोरोनरी हृदय की बीमारी प्लाक नामक बसीय व मोम जैसा जमा पदार्थ एथेरोस्क्लेरोसिस नामक प्रक्रिया में कोरोनरी धमनियों में जमा हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, प्लाक का मतलब है रक्त में बसा कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम। तीसरा है PHSTR2 जीन कोरोनरी हृदय रोग, माइग्रेन, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा केवल 2 सही, क्योंकि PHSTR1 जीन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अरे केवल एक, तो एक और कोई गलती होगा ना। हाँ सॉरी, एशिया और यूरोप नहीं, यहाँ अमेरिका और यूरोप होगा। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। करैया खोज अमेरिका और यूरोप के संयुक्त शोध दल द्वारा की गई है। इस खोज से नई दवाओं का निर्माण किया जाएगा। प्लाक रक्त में बसा कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम को प्लाक बोलते हैं नामक बसीय व मोम जैसा जमा पदार्थ एथेरोस्क्लेरोसिस नामक प्रक्रिया में कोरोनरी धमनियों में जमा हो जाता है। यह जमा पदार्थ व्यक्ति के हृदय को संकरा बनाता है तथा जमने लगता है। हृदय में रक्त और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोरोनरी हृदय की बीमारी कहते हैं। 3 तरीके से जीन के बारे में की पहचान। इस शोध के बारे में विक्टर चांग कार्डियक रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर जेसन क्वासिक कहते हैं कि अध्ययन के दौरान सबसे पहले उन जीनों को सटीक रूप से परिभाषित किया जो कोरोनरी हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। दूसरा, यह पहचान की गई कि शरीर में जीन का मुख्य प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे हृदय की धमनियों में, दिल में, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए या रक्त में सूजन को बदलने के लिए। तीसरी बड़ी उपलब्धि बदलने के लिए, यहाँ पे कॉमा इसमें होगा, बाद में कहा तीसरी बड़ी उपलब्धि उन जिनों को इसके कोरोनरी हृदय रोग पैदा करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर रैंक करना था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या है? भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर वर्ष 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। दूसरा है, फलतः हिमालय पर तनाव पैदा हो रहा है और ये भविष्य में बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। तो ये कथन 1 को अच्छा तरह से व्याख्या कर रहा है, तो इसीलिए कथन ये सही होना चाहिए ना, तो हो जाएगा ए। ठीक है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर वर्ष 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, फलतः हिमालय पर तनाव पैदा हो रहा है और ये भविष्य में बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। यहाँ है उत्तर ये है, कर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर वर्ष 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है, फलतः हिमालय पर तनाव पैदा हो रहा है और यह भविष्य में बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। यह भूकंप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल में आ सकता है। यह शोध हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। हमारी पृथ्वी कई टेक्टोनिक प्लेट से बनी है जो लगातार गतिशील रहती है। इन्हीं में से एक भारतीय प्लेट भी है। इस पर नज़र रखने के लिए अकेले उत्तराखंड में 18 सिस्मोग्राफ स्टेशनों का नेटवर्क बनाया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय समुद्र के अधिक गर्म होने के कारण मानसून के दौरान प्रलयकारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मानसून के लिहाज से 90% जिले हॉट स्पॉट बन चुके हैं। तीसरा है, अनुसंधान पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध से यह स्पष्ट हुआ है। तो ध्यान देना है, मानसून के लिहाज से ये 75% जिले जो है हॉट स्पॉट बन गए हैं। और भी गलत है क्या, देखना होगा। अनुसंधान पत्रिका नेचर में ये प्रकाशित किया गया है। बाकी दोनों कथन सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा उसके अनुसार। ठीक है, देख सकते हैं कि समुद्र गर्माने से भारत में प्रलयकारी वर्षा का खतरा। नवीन शोध भारतीय समुद्र के अधिक गर्म होने के कारण मानसून के दौरान प्रलयकारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। समुद्र में उठने वाली लू को तीव्र लहरें भविष्य में इस समस्या को और जटिल बना सकती हैं। अनुसंधान पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध से यह स्पष्ट
हुआ है। भारत में स्थिति क्या है? 27 राज्य मानसून की अनिश्चितता के खतरे से घिरे हुए हैं। दूसरा पॉइंट उसी में है, देश में 63.8 करोड़ लोग मानसूनी जोखिम का सामना कर रहे हैं। हर 10 में से 8 भारतीय इस जोखिम के साए में जी रहे हैं। कह रहे मानसून के लिहाज से 75% जिले हॉट स्पॉट बन चुके हैं। कह रहे देश में समुद्र का बढ़ता तापमान और लंबी चलने वाली समुद्री लू के कारण तटीय राज्यों में मानसून के दौरान और उसके पहले या बाद में अत्यधिक बारिश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जो गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी घटनाओं का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। शोध के अनुसार भारतीय समुद्री क्षेत्र अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म हो रहा है। 1870 से लेकर अब तक समुद्र के औसत तापमान में 1 से 4 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है। यह वृद्धि 1 से 4 नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये गलती है। 1.4 डिग्री, ठीक है ना, ये है 1.4 डिग्री, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वृद्धि हो चुकी है। यह वृद्धि विश्व के अन्य समुद्र की तुलना में सर्वाधिक है। खरा समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण वहाँ उत्पन्न होने वाली मरीन हीटवेव, जिसको समुद्री लू बोलते हैं, भी तीव्र हो रही है। 30,000 समुद्री हीटवेव रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से पूर्व कोई भी हीटवेव 50 दिन के भीतर खत्म हो जाती थी, लेकिन अब इनका समय 250 दिनों तक विस्तारित हो चुका है। समुद्र में चलने वाली इस प्रकार की हीटवेव मानसून पर असर डाल रही है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कोशिकीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिकीय कृषि में जानवरों के स्थान पर कोशिका संवर्धन से पशु आधारित उत्पादों का उत्पादन शामिल है। अब ध्यान देना है कि कोशिकीय कृषि में जानवर जो उत्पाद है, वहाँ जानवर जो है फिजिकली रूप से यूज नहीं किया जाता है, कोशिकीय संवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा है कोशिकीय संवर्धन में मांस का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं से होता है। और अगला है सटीक किण्वन में दूध और अंडे की सफेदी आदि का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और ये तीनों कथन सही है। बिना जीव के मांस का उत्पादन हो रहा है और बिना जीव के मतलब गाय की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बिना ही क्या है, लैब में दूध का उत्पादन हो रहा है। और आने वाले समय में ये जो है कोशिकीय कृषि जिसको बोल रहे हैं सेलुलर एग्रीकल्चर और विकसित होने वाला है। और जो भी भोजन है कृत्रिम तरीके से तैयार करके आपको मांस, दूध और ये क्या है वनस्पतियों पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। आपको सब्जी ये सब भी मिल सकता है उसी माध्यम से। आगे देखते हैं। कह रहा है कोशिकीय कृषि में जानवरों के स्थान पर कोशिका संवर्धन से पशु आधारित उत्पादों का उत्पादन शामिल है। इसमें दूध, मांस एवं अंडों के उत्पादन के लिए कोशिका संवर्धन एवं सटीक किण्वन 2 अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। कोशिका संवर्धन में मांस का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं से होता है, ठीक है, जबकि सटीक किण्वन में दूध और अंडे की सफेदी आदि का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन में खाद्य उद्योग के बढ़ते योगदान के कारण वर्तमान में कोशिकीय कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। पैकमैट कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैकमैट कंप्यूटर करा यह दृष्टिहीनों के लिए विशेष प्रकार से निर्मित दुनिया का पहला मोबाइल टॉकिंग कंप्यूटर है। यह जापान की कंपनी फ्रीडम साइंटिफिक की ओर से लॉन्च किया गया है। करा इस मोबाइल कंप्यूटर में संस्थापित सॉफ्टवेयर का नाम जॉर्ज है। तो जहाँ तक ध्यान देना, ये जापान में नहीं, अमेरिका में होना चाहिए, ठीक है, ये अमेरिका में होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, और भी कुछ गलती है क्या? नहीं, तो यहाँ पे अच्छा 1 और 3 से ही हो जाएगा ना, तो आंसर बी हो जाएगा इसका भी। यहाँ देख सकते हैं यह बाजार में तरह तरह के कंप्यूटर उपलब्ध है, परंतु पैकमेट उनसे भिन्न है। यह दृष्टिहीनों के लिए विशेष प्रकार से निर्मित दुनिया का पहला मोबाइल टॉकिंग कंप्यूटर है जो अब भारत में भी उपलब्ध है। इसका नाम पैकमेट है तथा यह अमेरिका की कंपनी फ्रीडम साइंटिफिक की ओर से लॉन्च किया गया है। पैकमेट अल्ट्रा लाइट के सहारे हाथ में रखने योग्य अर्थात मोबाइल कंप्यूटर है। यह विंडो के शाब्दिक रूपांतरण लाइट वर्जन पर काम करता है। स्टैंडर्ड कमांड को बोलता है। यह मशीन 2 रूपों में उपलब्ध है, स्टैंडर्ड क्वेंटी कंप्यूटर कीबोर्ड तथा 6 स्ट्रोक ब्रेल कीबोर्ड दोनों
ही फॉर्मेटों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। करें इनमें वायरलेस एक्सेस की प्रौद्योगिकी लगी हुई है जिससे अन्य पर्सनल कंप्यूटरों से आदान प्रदान किया जा सकता है। करें इस मोबाइल कंप्यूटर में संस्थापित सॉफ्टवेयर का नाम जॉर्ज है जो बोलने वाले स्क्रीन का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। मशीन का वजन 680 से 800 ग्राम के बीच है। दृष्टिहीन उपयोगकर्ता इसे गले में टांग कर रख सकता है। इसमें विशेष प्रकार से निर्मित बैटरी लगी होती है जिसे 18 घंटे बाद चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इस समय इसकी कीमत $2,695 यानी 1.3 लाख है। चूँकि दृष्टिहीनों को आयात तथा अन्य प्रकार के करों में छूट की सुविधा प्राप्त है इसीलिए यह इतनी सस्ती दर पर उपलब्ध है। आगे देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 5%, 10%, 17%, 33%। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन सी 17%। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी 17% हो जाएगा। जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच समानताओं संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके रासायनिक मुक्त हैं और काफ़ी हद तक जहर मुक्त भी हैं। अच्छा, और क्या है देखते हैं। ये दोनों ही कृषि प्रणालियों किसानों को पौधों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के साथ साथ किसी भी अन्य कृषि पद्धतियों में संलग्न होने से प्रतिबंधित करती है। ये कथन भी सही है। और आगे किसानों को खेती के दोनों तरीकों में स्थानीय बीज नस्लों और सब्जियों, अनाज, फलियां, साथ ही अन्य फसलों की देसी किस्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा है जैविक और प्राकृतिक कृषि विधियों के द्वारा रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण समाधानों को बढ़ावा दिया जाता है। तो घरेलू कीट प्रबंधन नियंत्रण तो सही है लेकिन यहाँ रासायनिक नहीं होगा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती रहेगा। तो यहाँ गैर रासायनिक यदि कर देते हैं तो चौथा कथन सही होगा, लेकिन है नहीं इसलिए गलत है। तो कितने युग्म सही होगा? केवल 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच समानताएं क्या है? दोनों प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके रासायनिक मुक्त है और काफ़ी हद तक जहर से भी मुक्त है। ये दोनों ही कृषि प्रणालियां किसानों को पौधे पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के साथ साथ किसी भी अन्य कृषि पद्धतियों में संलग्न होने से प्रतिबंधित करती हैं। किसानों को खेती के दोनों तरीकों में स्थानीय बीज नस्लों और सब्जियों, वही चारों पॉइंट है ना, अनाज, फलियां, साथ ही अन्य फसलों की देसी किस्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैविक और प्राकृतिक कृषि विधियों के द्वारा गैर रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण समाधानों को बढ़ावा दिया जाता है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 के संदर्भ में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पिछले 46 चलिए ये भी गलती है, ठीक है ना। 96 वर्षों में पानी से संबंधित मुद्दों पर इस तरह की पहली बैठक थी। यहाँ पे 96 ना होकर 46 हो जाएगा। और पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन वर्ष 1947 में आयोजित किया गया था, ये भी गलती है, ये 77 में किया गया था। फिर UN ने विश्व जल दिवस 2023 को चिन्हित करने के लिए बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, लेकिन करना क्या है, कितने सही है? तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। और इस प्रकार का ऑप्शन इस बार अधिक दिया गया, जरूरी नहीं है कि अगले बार यही अधिक आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। यह पिछले 46 वर्षों में पानी से संबंधित मुद्दों पर इस तरह की पहली बैठक है। प्रमुख तथ्य देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य जल क्षेत्रों में विद्यमान
विद्यमान चुनौतियों से सरकारों, कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और वित्त पोषकों को अवगत कराना है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन वर्ष 1977 में आयोजित किया गया था। यूएन ने विश्व जल दिवस 2023 को चिन्हित करने के लिए बी द चेंज नामक से एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह देशों के लिए दूसरे के अनुभवों से सीखने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन साइंस से देख लिया। तो चलिए कल देखेंगे बिहार स्पेशल जीके, जिसमें हिस्ट्री रहेगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।